दोस्तों, लड़की अगर खूबसूरत हो तो उसकी शादी करने में परिवार के लोगों को आसानी होती है। लेकिन एक खूबसूरत लड़की की शादी इसलिए कई बार कट जाती है क्योंकि उस लड़की और उसकी माँ की अतीत भरी जिंदगी और गरीबी के चलते पिछले 4 वर्षों में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उसकी शादी कट जाती है। अंत में एक जगह जब उसकी शादी होने की उसे पूरी उम्मीद हो जाती है, लड़का लड़की से बात कर लेता है, मुलाकात भी कर लेता है। लेकिन इसके बाद भी जब शादी टूट जाती है तो लड़की को बहुत तकलीफ़ होती है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, खूबसूरत 22 वर्षीय हेमलता को जो भी कोई देखता देखता ही रह जाता। वह कीचड़ में जैसे कमल थी। हेमलता की यह खूबसूरती ही शायद उसकी माँ और उसकी नानी को उसकी शादी की चिंता सबसे अधिक हो रही थी। पिछले 4 वर्षों में उसकी माँ और उसकी नानी हेमलता की शादी 4 जगह तय करते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद लड़के वाले शादी करने से यह कह कर के मना कर देते हैं कि जिसकी माँ ऐसी है उसकी बेटी कैसी होगी। 1-2 जगह जब शादी कैंसिल हो जाती है तो उसके बाद लोग हेमलता में भी कमियां बताने लगते हैं, गिनाने लगते हैं। दोस्तों, हेमलता की माँ मंजू देवी का अतीत भरी जिंदगी यह होता है कि गांव के बगल एक दूसरे गांव के रहने वाले लड़के से उन्हें 18 वर्ष की उम्र में प्यार हो जाता है और वह उसके साथ भाग जाती हैं। उसके साथ वह 2 बरस रहती हैं। इस दौरान उस लड़के का चाल चलन उन्हें ठीक नहीं लगता। वह उसे समझाती हैं लेकिन उसके बाद भी वह नहीं मानता। फिर वह नाराज़ होकर के अपने माता पिता के पास यह सोच कर के आ जाती हैं कि वह सुधरने के बाद उसे लेने आएगा। लेकिन मंजू का प्रेमी सुधरना तो दूर, वह दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और मंजू वहाँ से आने के 6 माह बाद एक लड़की को जन्म देती हैं जिसका नाम वह हेमलता रखती हैं। कुछ दिन अपने माता पिता के पास रहने के बाद मंजू के माता पिता सोचते हैं कि इतनी बड़ी ज़िंदगी ऐसे कैसे मंजू अकेले काटेगी। फिर वह एक दूसरे लड़के के साथ मंजू की शादी कर देते हैं। मंजू वहाँ जा कर के अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन उसका पति बहुत बड़ा शराबी होता है जो घर की प्रॉपर्टी बेच करके धीरे धीरे शराब के नशे में उड़ा रहा था। और 3 वर्षों में ही मंजू के वहाँ भूखों रहने के दिन आ जाते हैं। कुछ दिन तो जैसे तैसे मंजू वहाँ सहती है, लेकिन जब सहन शक्ति जवाब दे देती है तो वह अपनी बेटी हेमलता को लेकर के फिर अपने माता पिता के पास आ जाती है। हेमलता जब 14 बरस की होती है तो उसके नाना की मौत हो जाती है। इसके बाद घर पे हेमलता, उसकी माँ और उसकी नानी बचते हैं। हेमलता के 16 बरस की उम्र होते होते उसकी माँ, उसकी नानी को हेमलता की शादी की चिंता सताने लगती है। और हेमलता जब 18 बरस की हो जाती है तो उसकी माँ और उसकी नानी उसकी शादी कहीं कर दें, इस कार्य में दोनों बहुत तेज़ी से लग जाती हैं। हेमलता की शादी 5वीं जगह उसकी माँ, उसकी नानी तय करती हैं और गांव से कुछ दूर स्थित एक शिव मंदिर पर लड़के और लड़के के माता पिता को हेमलता को देखने के लिए बुलाती हैं। लड़का जब हेमलता को देखता है तो उसकी खूबसूरती पर वह मोहित हो जाता है। लड़के के माता पिता भी जब हेमलता को देखते हैं तो वह उसकी खूबसूरती को देख करके तुरंत शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लड़का जो होता है कमलेश, वहाँ सब लोग चाय पानी पी रहे होते हैं। इसी दौरान वह बगल के मार्केट में चला जाता है और वहाँ से एक नई मोबाइल खरीद करके लेकर के आता है
और वह हेमलता को दे देता है। इसके बाद सब कुछ फाइनल होने के बाद दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हेमलता और कमलेश दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर घंटों घंटों बातें करते। कमलेश की दरअसल मुंबई में कबाड़ की एक दुकान थी जिससे उसे अच्छी खासी कमाई हो रही थी। कमलेश मुंबई जाने से पहले एक बार हेमलता से मिलना चाहता है और वह हेमलता से काफ़ी सिफारिश करता है कि मैं मुंबई जाने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। फिर हेमलता गांव से कुछ दूर स्थित एक शिव मंदिर पर कमलेश को सोमवार के दिन बुलाती है, जिस दिन वहाँ मेला लगा होता है। मंदिर पर हेमलता और कमलेश जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों भीड़ से दूर एक सुनसान जगह पर जाकर के हरियाली घास पर दोनों बैठ जाते हैं। कमलेश जब हेमलता को इतने पास देखता है तो वह उसे सर से पांव तक निहारता है। हेमलता जब कमलेश को इस तरह से निहारते हुए देखती है तो उसके गोरे गोरे गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। कमलेश हेमलता को गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है कि आपको जीवन साथी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 20 दिन पहले आपको देखा, लेकिन लगता है कि जैसे आपको 20 वर्षों से जान रहा हूँ। अब आपके बिना एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। फिर कमलेश हेमलता से किस मांगता है तो हेमलता कहती है कि शादी के पहले कोई किस नहीं मिलेगा, जिस पर कमलेश कहता है कि आप तो प्यार के मामले में बहुत कंजूस लग रही हैं। हेमलता कहती है कि इसमें कंजूसी की क्या बात है, शादी के बाद तो सब कुछ आपका है। इसके बाद कमलेश हेमलता का हाथ पकड़ लेता है और दोनों वहाँ से उठते हैं और वहाँ से उठने के बाद फिर मेले में आ जाते हैं। मेले में पहुँचने के बाद कमलेश हेमलता से पूछ करके उसे खिलाता है और उससे ढेर सारा सामान खरीदवाता है। इसके बाद दोनों मेले से बाहर आते हैं और जहाँ कमलेश की बाइक खड़ी होती है वहाँ दोनों पहुँच जाते हैं। फिर हेमलता कमलेश से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, तो कमलेश कहता है कि अब कब मुलाकात होगी, तो हेमलता कहती है कि अब तो शादी के बाद मुलाकात होगी। इसके बाद हेमलता वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके पाँव आगे नहीं बढ़ रहे थे। दोनों चुपचाप वहाँ कुछ देर खड़े रहते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसके बाद हेमलता वहाँ से घर की तरफ बढ़ती है और मुड़ मुड़ कर वह बार बार कमलेश को देखती है। कमलेश जब तक हेमलता दिखाई देती है वहीं खड़ा रहता है और हेमलता जब उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, इसके बाद वह अपनी बाइक उठाता है और घर के लिए निकल पड़ता है। हेमलता और कमलेश मोबाइल पर घंटों घंटों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और धीरे धीरे शादी का डेट भी नज़दीक आ रहा था। शादी का 1 महीने का समय बचा हुआ था। फिर एक दिन सुबह हेमलता ने कमलेश को फ़ोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। उसका मोबाइल जब स्विच ऑफ बताया तो हेमलता का दिल धड़क उठा। फिर वह सोची कि ठीक है, कहीं हो सकता है बिजी हूँ। इसके बाद वह दूसरे काम में लग गई और दोपहर में फिर जब उसने फ़ोन मिलाया तो कमलेश का नंबर स्विच ऑफ फिर बताया। इसके बाद उसका दिल और धड़कने लगा और फिर वह शाम को जब कमलेश को फ़ोन मिलाई, इसके बाद भी जब उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था तो हेमलता जैसे बेचैन हो गई। उसको रात भर नींद नहीं आई और वह रात में कई बार कमलेश के मोबाइल पर उसने फ़ोन मिलाया। फिर अगला दिन हुआ, अगले दिन भी
हेमलता ने कई बार कमलेश को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका नंबर हमेशा स्विच ऑफ बता रहा था। इसके दूसरे दिन, तीसरे दिन और हफ्तों तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही मिला हेमलता को। इसके 7वें दिन जो शादी का मध्यस्थ था, वह हेमलता की माँ के पास आया और उनसे उसने बताया कि लड़के के पिता ने मुझे फ़ोन किया है कि मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा। यह सुनने के बाद हेमलता की माँ, हेमलता की नानी और हेमलता के पैर के नीचे से जैसे ज़मीन सरक गई हो। फिर हेमलता की माँ ने उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर क्यों वह शादी से इनकार कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति जो शादी का अगुआ था, उसने कहा कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि मैं वहाँ अपने लड़के की शादी नहीं करूँगा। फिर हेमलता की माँ ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको उनसे पूछ लेना चाहिए था कि आखिर क्यों इनकार कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। हम लोगों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी, सब कुछ हमने बुक कर दिया था, फिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं लड़के के पिता से बात करके आपको 1-2 दिन में बताऊंगा। यह कहने के बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उस रात जैसे तैसे खाना तो बन जाता है, लेकिन ना तो हेमलता की माँ, ना तो उसकी नानी और ना ही हेमलता तीनों खाना खाते हैं। तीनों बिना खाना खाएं सो जाते हैं, लेकिन तीनों सोने तो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन तीनों को रात भर नींद नहीं आती। हेमलता कमलेश को याद कर तड़प रही थी और उसकी बातों को याद कर रही थी, जब कमलेश ने कहा था कि आपको पा करके मैं बहुत खुश हूँ। रात भर हेमलता करवटी बदलती रहती है और कमलेश के बारे में वह सोच रही होती है। इस दौरान उसके आँखों से आंसू निकल रहा होता है। इसके अगले दिन हेमलता की माँ, जो शादी में सट्टा बुक की होती हैं, हलवाई और अन्य के पास जाती हैं और उनसे यह कह करके सट्टा कटवा देती हैं कि भैया शादी कैंसिल हो गई है, अब फिर कहीं शादी तय करूंगी तो आप लोगों को बुक करूंगी। और सारे सट्टा कैंसिल कराने के बाद वह फिर घर आ जाती हैं। हेमलता उदास परेशान वह बैठी होती है, तभी उसकी मोबाइल बजती है। वह अनमने मन से फ़ोन को उठाती है और जैसे हेलो बोलती है, उधर से कमलेश की आवाज़ उसे सुनाई देती है। कमलेश की आवाज़ सुनते ही हेमलता चौंक जाती है और फिर कमलेश से वह कहती है कि इतने दिनों के बाद कैसे आपको हमारी याद आ गई। तो कमलेश कहता है कि हम तो आपको रोज़ याद कर रहे थे, लेकिन कुछ बात थी इसलिए मैंने फ़ोन को ऑफ कर दिया था और आपसे बात नहीं कर रहा था। फिर हेमलता कहती है कि ठीक है, अगर आपको हमसे शादी नहीं करना है तो आप आइए, अपनी मोबाइल तो ले जाइए। जिस पर कमलेश कहता है कि आपसे यह किसने कह दिया कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, हम तो बस आपसे ही शादी करेंगे, इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। यह सुनने के बाद हेमलता कहती है कि आपके इन बातों को मैं कैसे सच मानूं, आपने पिछले 2 महीने से मुझसे ना तो बात किए। इसके बाद कमलेश कहता है कि आपको यह कैसे बताऊं कि मैं इन 2 महीनों में कितने टेंशन और कितने तनाव से गुजरा हूँ। फिर हेमलता कहती है कि क्या बात है, आप बताइए। तो कमलेश कहता है कि शादी के 1 महीने पहले किसी ने आपके गांव से पापा के पास फ़ोन किया और उसने बताया कि लड़की की माँ अच्छी नहीं है और आप लोग यहाँ शादी मत कीजिए। यह सुनने के बाद पापा बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया
और वह बताए कि बेटा वहाँ शादी करने लायक नहीं है, ना तो लड़की की माँ ठीक है और ना ही लड़की ठीक है। इस पर मैंने पापा से कहा कि पापा मैं तो शादी वहीं करूँगा, वहाँ के अलावा मैं कहीं किसी से शादी नहीं करूँगा। और यह कहकर मैं नाराज़ होकर के फ़ोन को काट दिया और उसके बाद अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद पापा भी वहाँ काफ़ी परेशान थे और जब भी वह मुझे फ़ोन मिलाते मेरा नंबर स्विच ऑफ बताता। फिर आज हमारे एक रिश्तेदार को हमारे पास भेजे और उन्होंने पापा से बात करवाया। तो मैंने पापा से कहा कि मैं तो शादी वहीं करूँगा, दुनिया वाले कुछ भी कहें, लेकिन मुझे वहीं शादी करना है। इस पर पापा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो ठीक है, वहीं शादी करेंगे, लेकिन इसके बाद कभी तुम अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ मत करना, कम से कम तुमसे बात होती रहेगी। हम लोग यहाँ कितना परेशान थे, जो तुमसे बात नहीं हो रही थी, तुम्हें कैसे बताएं। तो कमलेश कहता है कि पापा ठीक है, अब मैं कभी अपनी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करूँगा और आप वहाँ बात कर लीजिए और शादी का दूसरा कोई डेट रखिए। इन सब बातों के बाद जब हमारे रिश्तेदार चले गए, इसके बाद मैं आपके पास फ़ोन लगा रहा हूँ। इसके बाद हेमलता कहती है कि सच आप मुझसे शादी करने के लिए इतना परेशान थे? तो कमलेश कहता है कि हाँ, आपसे शादी करने के लिए मैं पिछले 2 महीनों में कितना परेशान था, कितना मैं तनाव में था, आपको कैसे बताएं। फिर कमलेश कहता है कि ठीक है, शाम को आपसे बात करेंगे, अभी थोड़ा काम में मैं व्यस्त हूँ। यह कह करके वह फ़ोन काट देता है। इसके अगले दिन कमलेश के पापा जो शादी कटवाने के लिए लगा होता है, जो हेमलता की माँ और हेमलता की काफ़ी कमियां उन्हें बताया होता है, उसके पास वह फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरा लड़का मानने को तैयार नहीं है, वह कह रहा है कि मैं तो शादी वहीं करूँगा। तो हेमलता के गांव का जो व्यक्ति होता है, जो चाहता है कि हेमलता की वहाँ शादी ना हो, वह कमलेश के पिता से कहता है कि भाई साहब, आप इतना दहेज मांग लीजिए कि ये लोग उतना दे नहीं पाएंगे, फिर ये लोग खुद कह देंगे कि हम वहाँ शादी नहीं कर पाएंगे। फिर वह व्यक्ति कमलेश के पापा से कहता है कि आप 2 लाख रुपया नगद मांग लीजिए, गाड़ी मांग लीजिए, एक चैन एक अंगूठी मांग लीजिए, इतना सब यह लोग दे नहीं पाएंगे, फिर शादी वहाँ कैसे करेंगे। और आप यह कहकर अपने बेटे से बच जाएंगे कि हम तो वहाँ शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं दे पा रहे हैं इतना दहेज, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। यह बात कमलेश के पापा के समझ में आ जाती है और फिर वह जो शादी का अगुआ होता है उसके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं वहीं शादी कर लूँगा, लेकिन आप उन लोगों से कह दीजिए कि 2 लाख रुपया नगद, एक बाइक लूँगा और एक सोने का चैन, एक अंगूठी, अगर यह सब सामान वह लोग दे पाएँ तो फिर हम वहीं अपने बेटे की शादी कर देंगे। इसके अगले दिन जो हेमलता की शादी का अगुआ होता है, वह हेमलता की माँ के पास आता है और दहेज की ये सारी बात उनसे कहता है, जिस पर हेमलता की माँ कहती हैं कि भैया हम इतना दहेज कहाँ से दे पाएंगे, हम तो जैसे तैसे शादी कर लें, यही हमारे लिए बहुत है। आप उनसे कह दीजिए कि हम लोग इतना दहेज नहीं दे पाएंगे, इसलिए वह कहीं अपने बेटे की शादी दूसरी जगह देख लें और हम अपनी बेटी की शादी कहीं दूसरी जगह देख लेंगे। यह जानने के बाद वह व्यक्ति कमलेश के पापा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि भाई साहब, वो लोग इतना दहेज नहीं दे पाएंगे, आप दूसरी जगह अपने बेटे की शादी तय कर लीजिए, ये लोग कहीं अपनी लड़की की दूसरी जगह शादी तय कर लेंगे।
यह सुनने के बाद कमलेश के पापा कमलेश के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, वो लोग शादी खुद नहीं करना चाह रहे हैं। हमने उनसे 2 लाख रुपया नगद, एक बाइक, एक अंगूठी, एक चैन मांगा। वह लोग इनकार हैं कि इतना हम दे नहीं पाएंगे और हम शादी आपके यहाँ नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग कैसे वहाँ शादी कर सकते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि दूसरी जगह तुम्हारी शादी कहीं तय कर दूँ। जिस पर कमलेश अपने पापा को समझाता है, लेकिन उसके पापा यह कह कर के मना कर देते हैं कि इससे कम दहेज में मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। और फिर यह कह कर के वह फ़ोन काट देते हैं। शाम को कमलेश हेमलता के पास फ़ोन करता है और हेमलता से कहता है कि मम्मी से बात कराइए। फिर हेमलता फ़ोन मम्मी को अपनी देती है तो कमलेश कहता है कि नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप, और नानी जी कैसी हैं। तो वह कहती हैं कि हम लोग ठीक हैं बेटा, आप कैसे हैं और घर का क्या हालचाल है। तो कमलेश कहता है कि हम लोग ठीक हैं मम्मी, और आप बताइए आप लोग कैसे हैं। तो वह कहती हैं कि बेटा हम लोग भी ठीक हैं। फिर हेमलता की माँ कमलेश से कहती हैं कि बेटा, इतना दहेज हम लोग कहाँ से दे पाएंगे, हम लोग बहुत गरीब हैं, इतना दहेज हम लोग नहीं दे पाएंगे। आप कहीं दूसरी जगह अपनी शादी तय कर लीजिए, देख लीजिए। इस पर कमलेश कहता है कि मम्मी, मुझे तो बस हेमलता से ही शादी करना है, और रही बात पैसे की तो आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, बस आप पापा से जितना कम करवा पाइए करवा लीजिए, और इसके बाद शादी का आप डेट रखिए, जितना पैसा लगेगा टोटल पैसा मैं दूंगा, और 1 महीना पहले आपके खाते में उतना पैसा मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। यह सुनने के बाद हेमलता की माँ की आवाज़ भर्रा जाती है, वह रोने लगती हैं और फ़ोन को वह हेमलता को दे देती हैं। फिर हेमलता कमलेश से बातें करती है। हेमलता कहती है कि इतना दहेज मम्मी कहाँ से लाएंगी, इतना पैसा मम्मी के पास नहीं है। तो कमलेश कहता है कि आप मम्मी को समझा दीजिए कि वह पैसे का टेंशन ना लें, बस शादी का डेट रखें, टोटल पैसा मैं दूंगा। इसके बाद 24 फरवरी 2023 को हेमलता के साथ कमलेश की धूमधाम से शादी हो जाती है, और कमलेश जब हेमलता को दुल्हन के रूप में पाता है तो वह बहुत खुश होता है। शादी के 4 दिन बाद कमलेश हेमलता को लेकर के उसके मम्मी के पास जाता है, और वहाँ रात भर रहने के बाद हेमलता की माँ और नानी से मिलाने के बाद अगले दिन कमलेश हेमलता को लेकर के घर आ जाता है, और इसके 4 दिन बाद वह हेमलता को लेकर के मुंबई चला जाता है, जहाँ दोनों बहुत प्यार भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।